जैन साथियों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में अपन पढ़ लिया था मरुस्थल का उत्पत्ति पढ़ ली थी और मरुस्थल का वर्गीकरण और उसका विस्तार पढ़ लिया था। आज अपने पढ़ेंगे मरुस्थल का वर्गीकरण। कि आज अपने पढ़ेंगे क्या? मरुस्थल का वर्गीकरण। क्लियर? आज अपने क्या पढ़ेंगे? मरुस्थल का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि मरुस्थल को किस आधार पर शुष्क मरुस्थल रखा गया, किस आधार पर शुष्क अर्धशुष्क मरुस्थल रखा गया है। तो मरुस्थल का आज अपने क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। और वर्गीकरण के लिए अपने सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा राजस्थान का। ये लो राजस्थान का डायग्राम, ये राजस्थान का डायग्राम बना लिया। ये अरावली, अरावली की अगर बात की जाए, इसके समांतर एक वर्षा रेखा गुजरती है राजस्थान से, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसको आप ध्यान रखना, राजस्थान को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये जो है ये दो जलवायु भागों में क्या करती है? विभाजित करती है, विभाजित करती है। इसको ध्यान रखना, ये दो जलवायु खंडों में राजस्थान को क्या करती है? विभाजित करती है। तो इसको आप ध्यान रखना। और उसके अलावा अगर बात की जाए 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या करती है? मरुस्थल को दो भागों में, मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। इसको भी आप ध्यान रखना कि मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो वो कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। राजस्थान को दो जलवायु खंडों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसको भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में एक समवर्षा रेखा की और बात की जाती है, ये 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसको भी आप ध्यान रखना, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये जो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये जैसलमेर या अगर बात कहें ऐसे कि पाकिस्तान और भारत की सीमा के समीप से गुजरने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो ये समवर्षा रेखा कौन सी है? ये 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। मतलब यहाँ पे कौन सी रेखा है? रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप रेखा के समीप से होकर गुजरने वाली समवर्षा रेखा कौन सी? इस प्रकार से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आप बात कर रहे हैं वर्षा के आधार पर, वर्गीकरण की अगर बात की जाए वर्षा के आधार पर। क्लियर? देखो, वर्षा के आधार पर इसको अपने बात की जाए, शुष्क मरुस्थल या शुष्क प्रदेश, शुष्क मरुस्थल प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। इसको इस तरीके से आप देख लो। अब देखो, ऐसा क्षेत्र जहां पर 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, क्या हो? कम वर्षा हो, उससे प्रदेश को क्या बोलेंगे? अपने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बोलेंगे। और ऐसा क्षेत्र जहां पर 20 सेंटीमीटर से अधिक व 40 सेंटीमीटर से क्या हो? कम वर्षा हो, ऐसे क्षेत्रों को अपने क्या बोलेंगे? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो वर्षा के आधार पर इसका दो भागों में अपने क्या करते हैं? वर्गीकरण। देखो, शुष्क मरुस्थल किस प्रदेश को बोलेंगे? जहां पर 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर के बीच या इससे कम वर्षा हो, ऐसे क्षेत्रों को अपने क्या बोलेंगे? मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल बोलेंगे। और जहां पर 20 सेंटीमीटर से अधिक परंतु 40 सेंटीमीटर से अधिक कम वर्षा हो, ऐसे प्रदेश को अपने क्या बोलेंगे? अर्धशुष्क मरुस्थल बोलेंगे। इस तरीके से आप इसको याद रखना। वर्षा के आधार पर इसका अपने क्या कर देते हैं? दो वर्गीकरण कर दिया। कौन कौन सा है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर। अर्धशुष्क प्रदेश किसको बोलेंगे? 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर के मध्य जो वर्षा होती है उसको अपने क्या बोलेंगे? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान को दो समान जलवायु खंडों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? वो कौन सी है? वो अपने आ जाएगी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। उसके बाद राजस्थान के मरुस्थल को दो जलवायु खंडों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। कौन सी जलवायु रेखा, जो समवर्षा रेखा है, जो कि रेड क्लिफ या भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या करती है? निर्धारण समीप से होकर गुजरती है, वो कौन सी है? 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो तीनों समवर्षा रेखा को आप याद रखना। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को भी ध्यान रखना। राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर से होकर गुजरती है ये चंदन, जो बिल्कुल ये हम पर जो सम तहसील वगैरह यहाँ से होकर गुजरने वाली समवर्षा रेखा है। उसके बाद में अगर बात कीजिए 25 सेंटीमीटर को देख लेना ये। और यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी समवर्षा रेखा है जो राजस्थान के मरुस्थल करें पूर्वी सीमा का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये 50 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है, ये मरुस्थल की पूर्वी सीमा का क्या करती है? निर्धारण करती है। तो इसको भी आप ध्यान रखना, ये क्या करती है? यहाँ पे 40 या यहाँ पे कोई भी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो भी आए, वो क्या करती है? मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि कौन सी समवर्षा रेखा है जो मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। तो वहां पे ऑप्शन में था 40, 50,
40, 50, 30 इस प्रकार से है। तो यहाँ पर कौन सी सीमा वर्षा रेखा जो है जो पूर्वी मरुस्थल की सीमा का निर्धारण करती है? तो 50 सेंटीमीटर। अगर 50 सेंटीमीटर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है ये मरुस्थल की पूर्वी सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। तो ये वर्गीकरण किसके आधार पर हो गया? अपना मरुस्थल का वर्षा के आधार पर रेगिस्तान का क्या हो गया, मरुस्थल वर्गीकरण हो गया। शुष्क मरुस्थल किस कैटेगरी के वाले मरुस्थल को बोला जाता है? जहां पर 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर के बीच या इससे कम वर्षा, उसको अपने क्या बोलेंगे, शुष्क मरुस्थल। और जहां पर अर्धशुष्क मरुस्थल किसे बोला जाता है? जहां पर 20 सेंटीमीटर से अधिक परंतु 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, ऐसे प्रदेश को क्या बोलते हैं? अपने अर्धशुष्क प्रदेश बोलते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल ये प्रदेश बोलेंगे। तो इस तरीके से आप इसको क्या करना, याद करना भाई, इजिली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप इनको देखना। अब अपने बात करेंगे मरुस्थल को कि मरुस्थल का वर्गीकरण जो है वो अपने बात करेंगे भाई, मरुस्थल का वर्गीकरण। देखो मरुस्थल का वर्गीकरण आपने पढ़ लिया कि किसको अशुष्क बोला गया, किसको शुष्क बोला गया। देखो सबसे पहले अपने बात कर लेंगे यहाँ पर दो बांट लिया। एक कौन सा आ गया? शुष्क रेतीला प्रदेश, इसको अपने इस तरीके से या मरुस्थल भी बोल सकते हैं, मरुस्थल लिख लो, मरुस्थल लिख लिया। ये कौन सा? अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश या मरुस्थल, इसको लिख सकते हो आप, ये लो, क्लियर। अब इसको अपने दो भागों में बांट लिया। अब दो भागों में बांट लिया तो अब इसका विभाजन आगे और किस आधार पे करेंगे? अगर बात कीजिए इसको दो भागों में अपने बांटेंगे। देखो इसको अपने दो भागों में फिर से बांटेंगे। इस प्रकार से आप इसको याद करना, इजी याद रहेगा। सबसे पहले बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, क्लियर। ये एक भाग हो गया इसका। इसको दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में, ठीक है। उसके अलावा दूसरा भाग कौन सा आ गया इसका? तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, इसको दो भागों में बांट लिया अपना। तो दो भाग कौन कौन से आ गए? जहां पर बालुका स्तूप है मुक्त प्रदेश है, और दूसरा कौन सा? जहां पर युक्त प्रदेश है, जहां पर बालुका स्तूप बहुत कम मात्रा में मिलेंगे और जहां पर बालुका स्तूप मतलब कि बड़े बड़े टीले मिलेंगे रेत के। उसके अलावा इसको अपने कितने भागों में बांटेंगे? चार भागों में। चार भागों में इसको बांटा। कौन कौन से प्रदेश आगे देखो। सबसे पहले की अगर बात की जाए घग्गर बेसिन, क्लियर। नंबर 2 पे अगर बात की जाए लूणी बेसिन, लूणी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा नागौर उच्च भूमि के नाम से भी इसको याद रखना, नागौर उच्च भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए, ये अपना हो गया घग्गर प्रदेश हो गया, लूणी प्रदेश हो गया और नागौर प्रदेश हो गया। उसके अलावा अगर बात की जाए शेखावाटी या आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश। तो ये चार भागों में इसको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धशुष्क रेतीले प्रदेश का भाग नहीं है। तो चारों भाग आपको याद होना चाहिए। घग्गर प्रदेश, घग्गर बेसिन आ जाएगा, लूणी बेसिन आ जाएगा, नागौर उच्च भूमि, उसके बाद में शेखावाटी या आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश आ जाएगा। तो ये इस तरीके से अपने इसको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले शुष्क रेतीला प्रदेश में अगर बात कीजिए दो भागों में बांटा। कौन कौन से प्रदेश है? एक तो वो प्रदेश जो स्तूप मुक्त प्रदेश है जहाँ पे टीले कम मात्रा में मिलेंगे, या दूसरा प्रदेश जो कौन सा है जहाँ पर बालुका स्तूप युक्त प्रदेश मिलेगा। उसके बाद में अर्धशुष्क रेतीला प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसको चार भागों में बांटा। सबसे पहले कौन सा है? घग्गर बेसिन, लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश इसको बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर नागौर उच्च भूमि ये आ जाएगा। उसके बाद में अगर बात कीजिए शेखावाटी, या इसको दूसरे नाम से अगर देखा जाए तो आंतरिक जल प्रवाह वाला प्रदेश भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद में अगर बात की जाए इस बालुका मुक्त प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये मरुस्थल का जो अशुष्क प्रदेश है, ये शुष्क प्रदेश मान लो 100% है। इसका अगर बात कीजिए 41.50% जो भाग है वो कौन सा प्रदेश है? बालुका मुक्त प्रदेश है। और 58.50% जो प्रदेश है वो कौन सा प्रदेश है? बालुका युक्त प्रदेश है। तो इसको आप ध्यान रखना। इसका प्रतिशत आपसे पूछ लिया जाए किसके अंतर्गत है? शुष्क रेतीले प्रदेश के अंतर्गत अगर आपसे प्रतिशत पूछा जाए तो इसको भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है आपको जाने के लिए। तो इसको आप ध्यान से रखना। और यहाँ से क्वेश्चन बनाने का एग्जामिनर का सबसे फेवरेट जोन यही रहता है मरुस्थल। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अपने सबसे पहले क्या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे हैं।
अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। शुष्क प्रदेश को 2 भागों में बांटा, कौन से भागों में? बालू का स्तूप के अंदर बांटा है। उसके बाद में बालू का युक्त प्रदेश के अंतर्गत बांटा है। फिर इसको 4 भागों में बांटा है, कौन कौन से? घग्गर बेसिन आ गया, लूनी बेसिन, नागौर भूमि और शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत अपने इसको क्या कर लिया? 4 भागों में बांट दिया। अब अपने आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे आज जो प्रदेश है अर्धशुष्क रेतीली जो प्रदेश है, इसको अपने अभी पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम के अंदर और किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। इसको 2 भागों में पहले बांट लिया। चलो अब अपने बात करते हैं सबसे पहले बालू का मुक्त प्रदेश को लेकर। बालू का मुक्त प्रदेश को लेकर अपने बात करते हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है, ये प्रदेश है, इसको अपने पढ़ रहे हैं। ये टोटल कितने प्रतिशत भूभाग पर है? ये 41.50 भाग प्रतिशत क्षेत्रफल पे ये फैला हुआ है। अब अपने इसको बात करते हैं, इसको अपने पढ़ेंगे किस तरीके से यहाँ पे एग्जाम के अंदर अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इसका विस्तारित क्षेत्रफल में अगर देखा जाए राजस्थान के मैप को बनाकर देखा जाता है ये कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। ये राजस्थान के अगर देखा जाए तो जैसलमेर का एक स्थान है पोखरण, और फलोदी का एक स्थान, यहाँ पे जोधपुर का एक स्थान है फलोदी, और बाड़मेर का है बालोतरा। इन तीनों जिलों के मध्य ये क्षेत्र फैला हुआ है। ये क्षेत्र फैला हुआ है, देखो ये क्षेत्र कहाँ पे फैला हुआ है? ये पोखरण, फलोदी और बालोतरा। पोखरण कहाँ पर है? जैसलमेर में। फलोदी कहाँ है? जोधपुर में। और बालोतरा कहाँ है? ये बाड़मेर में। ये क्षेत्र कहाँ पे फैला हुआ है? यहाँ पर फैला हुआ है। और ये संपूर्ण जो क्षेत्र है ये पथरीला इलाका है, पथरीला क्षेत्र इसको अपने बोल सकते हैं। ये किस प्रकार का क्षेत्र है? पूरा का पूरा पथरीला क्षेत्र है। और इस पथरीले क्षेत्र के अंदर, पथरीला क्षेत्र को यहाँ पे स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? हमादा। ये कौन सा क्षेत्र है? हमादा। पथरीले इलाके को क्या बोला जाता है? यहाँ पर हमादा बोला जाता है। अगर बात की जाए सारा के मरुस्थल में, तो सारे के मरुस्थल में जो पथरीला एरिया उसको भी क्या बोला जाता है? हमादा बोला जाता है। अब इस हमादा की क्या विशेषता है इसको अपने इधर बना के बात करते हैं। इधर बनाकर इसको अपने बात करते हैं। पहली बात तो इसकी आकृति को लेकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसकी जो आकृति है वो किस प्रकार है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार इसकी क्या है? आकृति है। और 3 जिलों के अंदर। तो आपको बालू का मुक्त प्रदेश की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से अगर जिलों की बात की जाए, यहाँ पे जिले अगर आ जाए आपके एग्जाम के अंदर तो 3 जिले याद रखना। कौन कौन सा है? एक तो जैसलमेर, दूसरा जोधपुर और तीसरा बाड़मेर। तो अगर आपसे जिलों में पर्टिकुलर पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखना। बीकानेर का भी कुछ क्षेत्र आता है, परंतु मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो 3 जिलों के अंदर ये क्षेत्र फैला हुआ है। हमारा क्षेत्र कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के अंदर। अब देखो इसकी विशेषता क्या है, आपको पता है पोखरण, पोखरण के अलावा फलोदी, फलोदी आ गया, और यहाँ पे कौन सा है? बालोतरा। इन क्षेत्र के मध्य ये क्षेत्र फिर और कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर? हमादा। हमादा, हमादा क्या है? वैसे पथरीला क्षेत्र है। क्लियर है भाई? ये पथरीला क्षेत्र पूरा का पूरा क्या है? पथरीला क्षेत्र। अब यहाँ की विशेषता क्या है? ये बालू का मुक्त प्रदेश है, इसको आप ध्यान रखना। ये कौन सा प्रदेश है? बालू का मुक्त प्रदेश है, इसको ध्यान रखना। ये बालू का मुक्त प्रदेश है, मतलब कि यहाँ पे बालू का मिट्टी पाई जाती है, परंतु अधिक मात्रा में यहाँ क्या पाया जाता है? पथरीला क्षेत्र है। तो इसको इसलिए क्या नाम से जाना जाता है? हमादा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ की कुछ विशेषता है। विशेषता हमादे की क्या विशेषता है? हमादे की विशेषता ये है कि ये जल्दी गर्म होता है, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। अब जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, इसके इसलिए यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर सौर ऊर्जा की क्या है? मतलब कि सौर ऊर्जा की यहाँ पे क्या है? पूर्ण रूप से अगर बात की जाए सौर ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में मिलेगा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो इन क्षेत्र के अंदर स्थापित किया गया। वो कौन सा क्षेत्र? आप देखो सबसे पहले अगर बात की जाए सौर ऊर्जा को लेकर, इस क्षेत्र के अंदर सीज स्थापित किया गया है। अब ये सीज क्या है? सीज के बारे में अपने थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सीज है क्या? देखो सीज की फुल फॉर्म देखो, सोलर
सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन, ये इसकी फुल फॉर्म है, तो इसको आप ध्यान रखना। ये इसकी फुल फॉर्म, आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन इसकी फुल फॉर्म है। अब ये इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना किसने की है, तो इसकी स्थापना जो की थी अक्षय ऊर्जा योजना के तहत, इसको क्या किया, अक्षय ऊर्जा के तहत इसकी क्या की गई, स्थापना की। अब अक्षय ऊर्जा योजना क्या है, ये अक्षय ऊर्जा है क्या, इसको भी अपने देख लेते हैं। अक्षय ऊर्जा जो है आयोग जो है, ये इसका हेडक्वार्टर देख लेना, इसका हेडक्वार्टर अभी जयपुर में। अब इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2000 के अंदर, इसकी क्या होती है, स्थापना थी। इसकी स्थापना भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अक्षय ऊर्जा की स्थापना कब की गई, तो इसको आप ध्यान रखना। उसके बाद में इसकी स्थापना कैसे हुई है, तो इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा। एक राजस्थान के अंदर बात करते हैं, रेडा और आरपीसीएल और रेडा की स्थापना हुई थी 1985 में, और इसकी स्थापना हुई थी 1995 के अंदर। तो दोनों का विलय करके किसकी स्थापना कर दी गई थी, अक्षय ऊर्जा विभाग की क्या कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई। राजस्थान के अंदर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का पूरा उत्तरदायी कार्य किसके ऊपर होता है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को जो संभालता है, पूर्ण काम कौन संभालता है, ये पूर्ण काम कौन संभालता है, अक्षय ऊर्जा योजना के तहत पूर्ण रूप से कार्य संभाला जाता है। किसके तहत स्थापना की गई, अक्षय ऊर्जा योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी, रेडा। अब रेडा की फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान, मैं लिख रहा हूं इसको, आप इसको नोट कर लेना, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। क्लियर। आरपीसीएल की क्या है, राजस्थान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको याद रखना। इस प्रकार इसकी क्या फुल फॉर्म है, और इसका 2000 के अंदर क्या विलय कर एक अक्षय ऊर्जा विभाग की स्थापना करती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जयपुर के अंदर है। कब स्थापना हुई, 2000 के अंदर हुई। ये पूर्ण, अगर राजस्थान के अंदर जितने भी सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के जो भी संयंत्र लगाने हैं वो कौन लगाता है, ये अक्षय ऊर्जा योजना के तहत इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखना। इन क्षेत्र के अंदर देखो, सबसे पहले अपने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पढ़े थे। अब बालू का मुक्त जो प्रदेश है, इसके अंदर विशेषता क्या है, ये अत्यधिक जल्दी क्या हो जाता है, जल्दी ही गर्म हो जाता है, जल्दी ही सूर्य की किरणों से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जब इस पे सूर्य की किरणें पड़ती है, सूर्य की जब इस पे किरणें पड़ती है तो ये क्या हो जाता है, अत्यधिक जल्दी तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, अत्यधिक क्या हो जाता है, जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा की अपूर्व संभावना है। तो इसलिए यहाँ पे स्थापना किसकी की गई है, सीज की स्थापना की गई है। इस सीज की फुल फॉर्म क्या है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन। और इसकी स्थापना की किसने थी, अक्षय ऊर्जा योजना के तहत इसकी स्थापना की। अब अक्षय ऊर्जा विभाग या योजना के तहत इसकी अगर देखा जाए, रेडा, ये राजस्थान के अंदर रेडा जो है 1985 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है। और उसके अलावा आरपीसीएल, राजस्थान पावर कॉर्पोरेट और लिमिटेड, इनको 1985 के अंदर इसकी स्थापना थी। दोनों का विलय कर अक्षय ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये जयपुर के अंदर है। ये पूरा राजस्थान के अंदर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को संभालने वाला एक विभाग है। अब ये हो गया। अब अगर आपसे पूछ लिया सीज कहां पर विकसित किया गया है, तो तीनों जिलों के नाम लिख देना भाई। सीज के अंदर कौन कौन से जिले, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, तीनों जिलों के नाम लिख लेना भाई। ये सीज वाले क्षेत्र है। सीज कहां पे स्थापित किया गया, तो सीज जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया। तो ये अपना हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर एक शब्द हो रहा था रेग। अगर देखा जाए रेग, तो रेग की अगर बात की जाए, मैं यहीं पे लिख देता हूँ रेग। ये रेग क्या है, रेग यहां से लेकर इस क्षेत्र के अंदर क्या एक मिश्रित पथरीला इलाका है। यहाँ पे क्या रेग की अगर बात की जाए, रेग की अगर बात, सॉरी, यहाँ पे अगर बात की जाए मगरा, यहाँ पे अगर बात की जाए मगरा। अब ये मगरा क्या है, रेग अपने आगे बात करेंगे। रेग होता है मिश्रित मृस्थलीय मिट्टी जो होती है, जो पथरीले इलाके में और सब क्षेत्रों में पाई जाती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, रेग। परंतु यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अपने, मगरा की। अब मगरा क्या है, तो मगरा के बारे में देख लेते हैं। ये मगरा जो है अवशिष्ट पहाड़ियां है, ये अवशिष्ट, इस साइड में लिख देता हूं यहाँ पर, बालोतरा से इस तरीके से ये फैला हुआ है, बालोतरा
से पोखरण के बीच में, यहां से अगर इस क्षेत्र में अगर देखा जाए, यहाँ पर मगरा क्षेत्र आपको मिलेगा। मगरा की अगर बात कीजिए, वैसे उदयपुर के अंदर जो पहाड़ियां, अवशिष्ट पहाड़ियां या अरावली की जो अवशिष्ट पहाड़ियां ना, इसको क्या मगरा जो होता है, मगरा अगर आप ऐसे सोच रहे होंगे कि उदयपुर में पाया जाता, नहीं, ये क्या होता है, अवशिष्ट पहाड़ियां होते हैं, अवशिष्ट पहाड़ी। अवशिष्ट पहाड़ियों को क्या बोला जाता है, मगरा। तो बालोतरा से लेकर पोखरण के मध्य अगर क्षेत्र जो देख लिया जाए, यहाँ पर अवशिष्ट पहाड़ियां जो पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है, मगरा। तो आपसे पूछा जा सकता है मरुस्थल के संदर्भ में मगरा, तो मरुस्थल के संदर्भ में अगर बात कीजिए, बालोतरा से पोखरण के मध्य जो अवशिष्ट पहाड़ियां फैली है उसको अपने क्या बोलते हैं, मगरा क्षेत्र बोलते हैं। तो बालुका प्रदेश के अंदर आप इतनी बातें याद रखना, क्या बालुका स्तूप अपने पढ़े। बालुका स्तूप की अगर बात की जाए तो बालुका मुक्त प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य अगर देखा जाए, यहाँ पर पथरीला इलाका पाया जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में, हमादा के नाम से। अब हमादा की विशेषता क्या है, हमादा की विशेषता ये है कि ये जल्दी गर्म होता है, जल्दी सूर्य की किरणों से ठंडा हो जाता है। सूर्य की किरणों से जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसके बाद जल्दी ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब क्या, जब ये होता है तो यहाँ पर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, मतलब सौर ऊर्जा, उसमें मुख्य रूप से क्या सौर ऊर्जा जो है यहाँ पर विपुल संभावना है। तो यहाँ पर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर सौर ऊर्जा जो है, यहाँ पर सीज को स्थापित किया गया। सीज की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो क्या, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन है। उसके अलावा अगर बात की जाए, इसकी स्थापना किसने की थी, अक्षय ऊर्जा विभाग के द्वारा इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है जयपुर के अंदर। ये संपूर्ण राजस्थान के अंदर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के संयंत्र जितने भी लगेंगे वो किसके अंतर्गत लगेंगे, अक्षय ऊर्जा विभाग के द्वारा। और इसकी स्थापना कैसी हुई, अक्षय ऊर्जा विभाग की स्थापना कैसी हुई है, रेडा के और आरपीएसएल के विलय के दौरान इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। कब की गई, 2000 के अंदर, अगस्त 2000 के अंदर इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। और रेडा की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। उसके अलावा आरपीएसएल की अगर बात की जाए, राजस्थान पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये इसके बारे में अपने इतनी बात करें तो आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा। अवशिष्ट पहाड़ियों को क्या बोला जाता है मरुस्थल के अंदर, तो इनको क्या बोला जाता है यहाँ पर, मगरा बोला जाता है। तो ये यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में बालू का मुक्त प्रदेश जो है, इसके बारे में अपने बढ़िया से चर्चा की है। 3 जिलों में पाया जाता है। कौन कौन से जिलों में है, सीज की अगर बात की जाए 3 जिलों में, कौन कौन से में, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, उसके अलावा जोधपुर में ये चीज की स्थापना की गई। अवशिष्ट पहाड़ियों के बारे में बता दिया। हमादा क्या है, हमादा क्या है, ये एक पथरीला इलाका है। सारे के मरुस्थल में पथरीले इलाकों को भी क्या बोला जाता है, हमादा बोला जाता है। और ये चीज आप याद रखना, रेडा की स्थापना कब 1985 में, आरपीसीएल की स्थापना कब हुई थी 1995 के अंदर। इनका विलय कर एक विभाग बनाया गया था, या अक्षय ऊर्जा स्थापना की गई थी। इसकी अगर बात की जाए तो राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा विभाग, इसकी अगर बात की जाए, राजस्थान नवीकरण विकास ऊर्जा विकास, इसको इस तरीके से आप याद रखना भाई। ऊर्जा विकास निगम भी आप इसको लिख सकते हैं, तो इसको आप याद रखना भाई, निगम, इसका फुल फॉर्म ये है, तो इसको आप याद रखना। तो ये बालू का मुक्त प्रदेश के अंदर ये अपना हमादा सबसे प्रमुख रूप से आएगा। कहां पर है, इसकी आकृति किस प्रकार से है, ये राजस्थान के कितने प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, जो पूरा शुष्क प्रदेश है उसके 41.50% भाग पर ये क्या फैला हुआ है, हमादा वाला क्षेत्र फैला हुआ है। अब अपने बात करते हैं मरुस्थल का वर्गीकरण देख लेते हैं थोड़ा सा, मरुस्थल का वर्गीकरण। तो मरुस्थल के वर्गीकरण में अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको इतना समझ आ गया है तो अच्छे से इसको बढ़िया से आप तैयार करना, और जितना हो सकते आप ज्योग्राफी के अंदर डायग्राम बना के इसको याद करने का प्रयास करना, तो आपको इजी से याद हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले अपने बात करी थी बालू का मुक्त प्रदेश के अंदर। बालू का मुक्त प्रदेश के अंदर अपने क्या पढ़ा है, हमादा पढ़ा है। हमादा की अगर बात कीजिए राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो पोखरण से लेकर फलोदी और फलोदी से लेकर बालोतरा के मध्य जो क्षेत्र फैला हुआ है उसे हमादा बोला गया। हमादा है क्या, हमादा क्या है, पथरीला इलाका है। हमादा क्या है, पथरीला इलाका है जो कि जल्दी सूर्य की किरणों से गर्म हो जाता है, जल्दी ही ठंडा हो जाता है। इसलिए इन क्षेत्र के अंदर क्या है, सौर ऊर्जा की विपुल संभावना है। तो सौर ऊर्जा की विपुल संभावना के कारण यहाँ पे राजस्थान के अंदर सीज क्षेत्र स्थापित किया गया। सीज क्या है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन है, और इसकी स्थापना किसने की, तो अक्षय ऊर्जा विभाग के द्वारा इसकी क्या की है, स्थापना की है, जिसे राजस्थान नवीकरण ऊर्जा विकास निगम कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2000 के अंदर। कैसे हुई है, तो रेडा की, और रेडा जो है 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। आरपीसीएल की स्थापना 1995, इन दोनों को विलय कर एक विभाग बनाया गया था, और इसका विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पे, अक्षय ऊर्जा योजना का जो विभाग है, अक्षय ऊर्जा विभाग जो है, इसकी अगर बात की जाए इसका हेडक्वार्टर वो है
जयपुर के अंदर। अब अपने बात करते हैं मुख्य रूप से मरुस्थल की। अगर बात की जाए तो मरुस्थल की अगर बात की, मरुस्थल कितने प्रकार के टोटल, मरुस्थल के प्रकार की अगर बात की जाए, ये कॉन्सेप्ट छोटा सा है बीच में, इसको अपने देख लेते हैं। मरुस्थल के अगर प्रकार की अगर बात की जाए तो मरुस्थल के प्रकार में देखा महान मरुस्थल, सबसे पहले अगर बात की जाए तो कौन सा मरुस्थल है, महान मरुस्थल है, तो इसको भी आप देख लेना, महान मरुस्थल, क्लियर है। उसके अलावा अगर बात की जाए महान मरुस्थल, उसके बाद में हमादा अपन ने अभी पढ़ा है। उसके अलावा अगर बात की जाए रेग क्या है। उसके अलावा अगर बात की जाए 4 नंबर पे लघु मरुस्थल, इसको भी आप देख लेना भाई, लघु मरुस्थल। अगर बात की जाए महान मरुस्थल की, तो अगर संपूर्ण जो बड़े वाला जो मरुस्थल है, अगर ये देखा जाए, ये जो मरुस्थल है यहाँ पर, तो ये जैसलमेर वाला पूरा सब मरुस्थल है। यह वाला जो मरुस्थल है जैसलमेर का हो गया, बाड़मेर का, इन क्षेत्रों में जो क्षेत्रफल में पाया जाता है, ये मरुस्थल जो है अगर देखा जाए, ये मरुस्थल महान मरुस्थल है। लगभग जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में जोधपुर का क्षेत्र आ गया, इन क्षेत्रों में जो पाया जाता है मरुस्थल, उसको महान मरुस्थल बोला गया। हमादा अपन ने अभी पढ़ा था, जो पथरीला इलाका है, पथरीला मरुस्थल के अगर विभाजन की बात करें, मरुस्थल के प्रकार की बात कर रहे हैं, तो 4 प्रकार में महान मरुस्थल तो आपने पता है, जहां पर बहुत बड़े बड़े टिब्बे पाए जाते हैं, पूरा का पूरा मरुस्थलीय एरिया, उसको बोला गया रेग। अब रेग क्या है, तो रेग के बारे में बता दूं कि जो अपन ने हमादा पढ़ा था, हमादा के चारों ओर जो मिट्टी पाई जाती है, पथरीली मिट्टी, पथरीली ये हमादा है। हमादा के चारों ओर जो पाई जाने वाली जो मिट्टी है, ये मिश्रित मिट्टी इसको बोल सकते हैं, मिश्रित रेतीली मृदा, ये जो है इसको क्या बोला गया, रेग बोला गया, इसको ध्यान रखना। तो ये मिश्रित मृदा, तो इस तरीके से ध्यान रखना। जो हमादा है, इसके चारों ओर जो मिट्टी पाई जाती है, संपूर्ण जो मिट्टी पाई जाती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं, अपने मरुस्थल को अपने बोलते हैं क्या। और उसके अलावा अगर बात की जाए महान मरुस्थल को, अगर बात की जाए, यहाँ पर इर्ग भी बोल सकते हैं, इर्ग, क्योंकि सारा में अगर मरुस्थल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि मरुस्थल को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, स्थानीय भाषा में इसको क्या बोला जाता है, इर्ग बोला जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप इर्ग, ये लिख ही दिया मैंने, स्थानीय भाषा में इसको क्या बोला जाता है, इर्ग बोला जाता है। और मरुस्थल के लिए क्या शब्द है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसको भी आप ध्यान रखना। थार के मरुस्थल के लिए क्या शब्द प्रयोग मिलेगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसको आप ध्यान रखना। महान मरुस्थल को या इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, एयर के नाम से जाना जाता है। हमादा क्या है, तो ये पथरीला क्षेत्र है। उसके अलावा रेग क्या है, ये मिश्रित मृदा वाला प्रदेश है। अब अपने बात करते हैं लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल की अगर बात की जाए तो ये कच्छ के रण से लेकर, मतलब कच्छ के रण से लेकर बीकानेर तक फैला हुआ है जो प्रदेश है, बीकानेर। तो कच्छ के रण से बीकानेर तक विस्तृत मरुस्थल को क्या बोला गया है, लघु मरुस्थल बोला गया। तो मरुस्थल के 4 प्रकार ध्यान में रखना, महान मरुस्थल या इर्ग किसे कहा गया, तो इसको याद रखना। उसके अलावा हमादा क्या है, तो पथरीला क्षेत्र, ये पथरीला मरुस्थल है, इसको भी आप ध्यान रखना, पथरीला मरुस्थल बोल सकते हैं। रेग क्या है, तो ये मिश्रित मरुस्थल है,